प्रिय युवा साथियों, शिक्षार्थियों, नमस्कार। भूली बिसरी यादें आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य में इनका प्रदेय। इस कड़ी में फिर हम आप लोगों के बीच एक रोचक जानकारी के साथ। बात है सन 1908 ईस्वी की, जब आचार्य शुक्ल नागरी प्रचारणी सभा में हिंदी हिंदी शब्द सागर के लिए सहायक संपादक के रूप में अपना कार्य करने गए थे और लगभग जीवन के अंत तक काशी की होकर के रह गए। 1910 में आचार्य शुक्ल ने एक लेख नागरी प्रचारणी पत्रिका के लिए लिखा था, हिंदी हिंदी सम्मेलन, और उस लेख में इस तथ्य को बड़ी गंभीरता से चरितार्थ किया था कि विश्वविद्यालय में हिंदी साहित्य और भाषा पठन पाठन का साहित्य और पठन पाठन का विषय बन गया है और इस विषय से संबंधित ग्रंथ उनकी पर्याप्त उपलब्धता न होने के कारण विभाग उस गतिशीलता में नहीं जा सकता जिस गतिशीलता में जाना चाहिए। इसी परिणाम स्वरूप कलकत्ता विश्वविद्यालय का जो ओरिएंटल लैंग्वेज विभाग है, उसमें हिंदी भाषा और साहित्य के विषयों को कैसे अध्ययन के पटल पर रखा जाए, इस विषय को लेकर के आचार्य शुक्ल और पंडित मदन मोहन मालवीय जी के बीच विस्तृत चर्चा हुई थी और विशेषतः एमए पाठ्यक्रम के अंतर्गत हिंदी साहित्य का परीक्षा उपयोगी विषय के रूप में कैसा चयन होना चाहिए, यह प्रस्ताव विश्वविद्यालय स्तर पर देश में पहला प्रस्ताव था जो आचार्य शुक्ल ने पंडित मदन मोहन मालवीय जी के समक्ष रखा था। इसी प्रकार 1919 में जब पंडित मदन मोहन मालवीय जी के आग्रह पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अंतर्गत अध्यापन का कार्य से जुड़े, तो वहाँ उनके सम्मुख एक बहुत बड़ी चुनौती थी। वह चुनौती थी अपर्याप्त विषय हिंदी भाषा और साहित्य का। विषय की प्रासंगिकता, विषय का पृष्ठपोषण और विषय से संबंधित अध्ययन सामग्री ये कैसी होनी चाहिए, किस आधार की होनी चाहिए, उसमें प्रामाणिकता कैसी होनी चाहिए, ये सबसे बड़ी चुनौती आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के समक्ष थी। और इस अपर्याप्त अनुपलब्ध सामग्री को लेकर के जो चिंतन, जो गवेषणा, जो अनुसंधान आचार्य शुक्ल ने अपनी साहित्य साधना से, अपने इतिहास और संस्कृति की तपस्या से साधनारत होकर के किया, उसी की फलश्रुति है कि रस मीमांसा, चिंतामणि, जायसी, तुलसी पर लिखी अनेक महत्वपूर्ण समालोचनाएं हिंदी विषय के अंतर्गत समाहित हुई और एक स्तरीय पुस्तकों का भंडार अब विभाग में प्रारंभ हो गया था। कहने का आशय यही है कि 1919 में जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में एक अध्यापन कार्य से जुड़े, तो सबसे पहले एक आचार्य के समक्ष यही बड़ी चुनौती होती है कि जिस विषय को लेकर के अध्यापन या पठन पाठन किया जाए, उस विषय से संबंधित ग्रंथ की प्रासंगिकता, प्रामाणिकता संबंधित विभाग के पास है या नहीं। यदि नहीं है तो वह विभाग दरिद्रता से गुजरता है, जिसका स्मरण आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भी किया है कि आज के समय को देखते हुए, जो आजकल में उन्होंने प्रकाशित किया था 1953 में फरवरी के महीने में, कि आज के समय में भी यदि आचार्य शुक्ल को यदि हिंदी साहित्य का इतिहास लिखना पड़ता तो उसमें घटाव बढ़ाव हो सकता था, किंतु आधार वही होता जो उस समय का। किसी भी विश्वविद्यालय का विभाग
तब सुदृढ़ बुनियाद में आता है जब वहाँ स्तरीय पुस्तकों के साथ आचार्य नई गवेषणा के साथ, नई समीक्षा के साथ, नए शोध के साथ और नई प्रवृत्ति और मानदंड के साथ शिक्षार्थियों के समक्ष आए और अपने पुस्तकालय को संबंधित विभाग से संबंधित पुस्तकों द्वारा उसे और सुदृढ़ करे। तभी विश्वविद्यालय का विभाग सुसंगत, पारंगत और प्रामाणिक रूप से आगे बढ़ता है। और यही कार्य आचार्य शुक्ल ने काशी विश्वविद्यालय में रह करके हिंदी विभाग में किया और इसी का परिणाम है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो एक अनूठी कृति हिंदी साहित्य के इस संसार को मिली, जिसका प्रणयन आचार्य शुक्ल ने किया। नागरी प्रचारणी सभा काशी में और विशेषतः हिंदी विभाग काशी विश्वविद्यालय काशी में। एक अन्य पहलू रोचक आचार्य शुक्ल जी के साथ जुड़ा है। यह बात है 1922 ईस्वी की, जब शुक्ल जी ट्रेन में रायबरेली जा रहे थे। वह बाहर का प्राकृतिक सौंदर्य निहार रहे थे कि अचानक उन्हें एक मुसलमान भिखारी बंधु के मुखारविंद से कुछ शब्द सुनने को मिले और वे शब्द थे, यत नजारो छार कर कहो की पवन उड़ाओ, मकु ये मार्ग उड़ी पड़े कंत धरे जह पाओ। इन शब्दों को सुनकर के आचार्य शुक्ल मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने प्राकृतिक छटा को देखना बंद किया और उस फकीर मुसलमान के मुखारविंद से इन शब्दों को सुनना शुरू किया और जिज्ञासा स्वरूप मुग्ध होकर के आचार्य शुक्ल उठ खड़े हुए और फकीर के पास जाकर के उनका नाम, धाम, गांव, पता पूछा। और जब ज्ञात हुआ कि यह फकीर जो मुसलमान ट्रेन में इन शब्दों का उच्चारण कर रहा है वह जायस से है, तो आचार्य शुक्ल ने रायबरेली छोड़ उस फकीर के साथ जायस चल दिए और 10 दिन तक फारसी भाषा में जो मूल प्रति है मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत की, उसे ग्रहण करने के लिए वहाँ के मुसलमान बंधुओं से आरजू की और मिन्नत की। आरजू मिन्नत उपरांत वही मूल प्रति काशी नागरी प्रचारणी सभा से संपादित हुई, लिप्यांतरण हुई, क्योंकि वह फारसी भाषा में थी। उसके पश्चात आचार्य शुक्ल ने उसे बंगला के शब्दों से उसका मिलाप किया, तत्पश्चात उसका लिप्यांतरण हिंदी में किया। यह भी एक बड़ी रोचक जानकारी है कि जायसी के पद्मावत को हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रतिष्ठित करने वाले कोई व्यक्तित्व थे तो वे भी आचार्य शुक्ल थे। यदि आचार्य शुक्ल 1922 ईस्वी में ट्रेन में रायबरेली न जाते, उस फकीर मुसलमान के मुखारविंद से, उस बंधु के मुखविवर से यदि जायसी के उन पदों को न सुनते, तो आज जायसी हमें उस रूप में हिंदी साहित्य के इतिहास के माध्यम से न प्राप्त होते जो आचार्य शुक्ल ने अपनी कड़ी तपस्या के माध्यम से लिप्यंतरण उपरांत हिंदी साहित्य के इतिहास में उसे समाहित किया। प्रिय दर्शकों, प्रिय पाठकों, इस प्रकार से ऐसे साधक, ऐसे आचार्य जिन्होंने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास की पृष्ठभूमि की, उस नींव को सुदृढ़ करने के लिए अथक प्रयास की, अथक साधना की, उसी साधना का प्रतिफल है कि आज हम आचार्य शुक्ल को एक समादरणीय दृष्टि से देखते हैं और विश्वविद्यालय के विभाग में रह करके जिस निष्ठा से, जिस दायित्व भावना से और जिस तपस्या से आचार्य शुक्ल ने अपनी सेवाओं का निर्वहन किया है, वो वास्तव में श्लाघनीय है, प्रशंसनीय है, आदरणीय है। आप सभी अपना ध्यान रखें। आगे फिर हम एक नई कड़ी के साथ भूली बिसरी यादों की इस रोचक जानकारी को आप लोगों के समक्ष सुचारू रूप से रखेंगे, इसी आशा के साथ। नमस्कार।